मुजफ्फरनगर में ऐसी कौन सी जगह है जिसका संबंध पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी से, और क्यों मुजफ्फरनगर को शुगर बाउल के नाम से जाना जाता है? क्या आपको पता है मुजफ्फरनगर का नाम किसके नाम पर रखा गया? आखिर मुजफ्फरनगर में ऐसी कौन सी खासियत है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ में। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग सफर। दोस्तों, भारत में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, और इतना ही नहीं, ये एरिया के हिसाब से भी तीसरे नंबर पर आता है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक टूरिस्ट प्लेसेस हैं, और इस मामले में मुजफ्फरनगर यूपी में सबसे पसंद किए जाने वाले शहरों में शुमार है। फिर चाहे आप इसे धार्मिक दृष्टि से देखें या फिर ऐतिहासिक, यहाँ हर तरफ खूबसूरती की मिसालें नजर आती हैं। मुजफ्फरनगर दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित एक शहर है। इस शहर में एक से बढ़कर एक खूबसूरत मंदिर से लेकर टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जिनके बारे में जितना कहा जाए कम है। मुजफ्फरनगर के बारे में डिटेल में जानने से पहले चलिए एक नजर डाल लेते हैं इसके बेहतरीन इतिहास पर। मुजफ्फरनगर का इतिहास बहुत ही पुराना माना जाता है। इसकी जड़ें हड़प्पा सभ्यता और महाभारत युग से जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है मुजफ्फरनगर से 2 किलोमीटर दूर एक गांव है मुस्तफाबाद, और इसके साथ लगा गांव है पंचेड़ा। कहते हैं ये पंचेड़ा गांव महाभारत काल में कौरव पांडव की सेना का पड़ाव स्थल था। मुस्तफाबाद के पश्चिम में पंडावली नामक टीला है जहां पांडव की सेना ने डेरा डाला, और पूर्व में कोरावली है जहां कौरव की सेना ने डेरा डाला। पचेड़ा में एक महाभारत कालीन भैरव का मंदिर और देवी का स्थल भी है, और पिछले सालों में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस शहर को लेकर कई खुलासे किए। एक सर्वे के दौरान यहाँ से कई अवशेष मिले, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये शहर कभी हड़प्पा काल से ताल्लुक रखता होगा। इतना ही नहीं, दावा तो इस बात का भी किया जाता है कि महाभारत काल में हुई लड़ाइयाँ मुजफ्फरनगर के एक गांव में भी हुई थी। कहा जाता है कि इस जगह पर सरवत को परगना के रूप में जाना जाता है, जिसे सम्राट शाहजहां ने अपने एक खास सरदार सैयद मुजफ्फर खान को भेंट के रूप में दिया था। इसके बाद साल 1633 में उसने और उसके बाद उसके बेटे मुनव्वर लश्कर खान ने मुजफ्फरनगर नाम का ये शहर बनाया। बता दें, मुगल शासक शाहजहां ने पीर खान लोधी को हराकर ये जगह हासिल की थी, और मुजफ्फर खान के बेटे मुनव्वर लश्कर खान ने अपने पिता के नाम पर इस जगह का नाम मुजफ्फरनगर रख दिया। तभी से ये मुजफ्फरनगर कहलाता है। शहर का इतिहास केवल राजा महाराजाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि आज़ादी की लड़ाई में मुजफ्फरनगर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अंग्रेजों ने भी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को मुजफ्फरनगर में एस्टैब्लिश किया। साल 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फ्रीडम फाइटर ने अंग्रेजों को हराकर यहाँ की तहसील पर कब्जा कर लिया। लेकिन अंग्रेज भी कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने भी क्रूरता की सारी हदों को पार करके शामली को वापस हासिल कर लिया। हालांकि 1857 में जब फर्स्ट इंडियन रिवॉल्यूशन का दौर आया, तो इसी मुजफ्फरनगर में फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक ऑफिस भी बना। इसके बाद साल 1919 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑफिस खोला गया, और समय समय पर पंडित मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता मुजफ्फरनगर में डेरा डाला करते थे। इनके अलावा भी आज़ादी की लड़ाई में कई क्रांतिकारियों का योगदान रहा, और फिर आया वो दिन जिसने उन शहीदों की कुर्बानी को जाया नहीं होने दिया, यानी 15 अगस्त 1947 जब देश को आज़ादी मिली। यहाँ तक कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी यहाँ खास गतिविधियां देखने को मिली। मुजफ्फरनगर के इतिहास के बारे में हम काफ़ी कुछ जान चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं और जान लेते हैं शहर की कुछ खूबसूरत जगहों के बारे में, जिन्होंने लोगों को अपनी ओर न केवल आकर्षित किया बल्कि बार बार आने पर मजबूर भी किया है। यहाँ की कुछ खास जगहों की बात करें तो पहली है गणेश धाम। भगवान गणेश का एक विशाल मंदिर, जिसमें भगवान गणेश की 35 फीट ऊंची मूर्ति है। ऐसा बताया जाता है इस मूर्ति को लाला सुखबीर सिंह और लाला लक्ष्मी चंद सिंघल ने दान किया था। ये यहीं के रहने वाले थे। इसी जगह 2 छोटी नदियां बहती, जिन्हें त्रिपथ नदी और वट वृक्ष कहते हैं, और इसी के पास कृत्रिम झील के किनारे सुखदेव टीला, हनुमान जी की एक मूर्ति विराजमान है। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि हनुमान जी भगवान राम के भक्त थे। वहीं दूसरे नंबर पर वहेलना की बात करें, जो मुजफ्फरनगर के इस छोटे से गांव में आयरन इंडस्ट्री में मौजूद है। फार्मिंग के लिहाज से यहाँ पर गन्ने का जबरदस्त उत्पादन होता है। इनके अलावा वेलना गांव को पूरे राज्य में सेकुलर राज्य के रूप में जाना जाता है। यहाँ एक जैन देरासर, एक इस्लामी मस्जिद और एक शिव मंदिर है। यहाँ का जैन मंदिर दिगंबर समुदाय का है, जहाँ एक प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल, न्यूरोपैथी हॉस्पिटल और अनुसंधान केंद्र भी है। ये हिंदुओं और मुसलमानों के लिए समान रूप से पूजा का एक विशेष स्थान है। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें, पर उससे पहले ये बताइए कि आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ के भैरव मंदिर की। ये मंदिर भगवान भैरव के भक्तों के लिए एक तीर्थ स्थान से कम नहीं है। ये शहर के ठीक बीच में बना है। इस मंदिर में 11 शिवलिंग, 11 शिवलिंग, ये आकार तीर्थयात्री परिक्रमा करते हैं, यानी मंदिर के चारों ओर घूमते हैं। ब्राह्मण संप्रदाय के पालीवाल परिवार द्वारा इस मंदिर की देखरेख की जाती है। शिवरात्रि के त्योहार के दौरान इस मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है।
जूलॉजी संग्रहालय। दुनिया में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है जिससे जीवन आसान हो गया है, और इसी साइंस की बदौलत ऐसे इन्वेंशन हुए जो अपने में भी एक खास जगह रखते हैं। यहाँ का जूलॉजी संग्रहालय का आदर्श केंद्र है। बायोलॉजी के पीजी डिपार्टमेंट द्वारा शुरू किए गए सनातन धर्म कॉलेज के परिसर में वर्ष 1970 में इसका निर्माण किया गया था। यहाँ देखने वाली चीजों में इंसेक्ट कॉलोनी, प्रोटेक्टेड एनिमल्स, मछली, जीवाश्म शामिल हैं। यहाँ के प्रसिद्ध लाइब्रेरी का उपयोग स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स का आना जाना लगा रहता है। अब हम जिस जगह की बात करने वाले हैं वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं 5100 साल पुराना बरगद का पेड़ जो 150 फीट ऊंचा है, जिसे अक्षय वट वाटिका के नाम से जाना जाता है। अक्षय वट वाटिका की फैली हुई जड़ें वाकई में किसी अजूबे से कम नहीं है। इसे ऋषि सुखदेव का जीवित प्रतिनिधित्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने इस पेड़ के नीचे बैठकर अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित को 7 दिनों तक श्रीमद् भगवत पुराणों का पाठ सुनाया था। इसके अलावा ये 88,000 दूसरे संत भी पेड़ के चारों ओर बैठे थे। इस वृक्ष को देवत्व, सत्य, क्षमा और पवित्रता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। वृक्ष को एक विशेष नाम दिया गया है, अमर चरित्र का वृक्ष, क्योंकि ये अपने किसी भी पत्ते को नहीं गिराता है। भक्त इस पवित्र वृक्ष के दर्शन करते हैं जो अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए इसके चारों ओर लाल धागा बांधते हैं। इस सब के अलावा मुजफ्फरनगर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर है। ये चीनी, इस्पात, कागज और सिले सिलाई कपड़े और हाथ की कशीदाकारी से बने महिलाओं के सूटों के लिए प्रसिद्ध है। गन्ना के साथ साथ अनाज यहाँ के फ्लैगशिप प्रोडक्ट भी हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग फार्मिंग पर डिपेंड हैं। यहाँ की लगभग 70% आबादी इसी काम को करती है, और मुजफ्फरनगर का गुड़ बाजार एशिया में सबसे बड़ा गुड़ बाजार है। यहाँ गन्ने की मिल भी सबसे ज्यादा संख्या में मिलती है। दोस्तों, ये तो यहाँ की खूबसूरत चीजें और रोजगार थे जिनसे हमने आपको रूबरू कराया। जरा सोचिए कि आप यहाँ किसी जगह पर जाएं और आपको कोई स्वादिष्ट पकवान ना मिले तो कैसा लगेगा। वो भी तब जब भारत अपने स्वादिष्ट व्यंजनों की बदौलत देश के हर हिस्से में मशहूर है, और हर शहर में कुछ ना कुछ स्वादिष्ट होता ही है। जाहिर है बुरा लगेगा, लेकिन भारत के किसी भी कोने में मुमकिन नहीं है, और मुजफ्फरनगर में बिल्कुल भी नहीं। यहाँ हरी चटनी, मसले हुए पनीर और मेवे के मिश्रण से बना पनीर, शलजम, मटन बॉल और केसर से बना शाबदेग, पनीर पकौड़ा, मीठी रोटी और छोले भटूरे बहुत फेमस है। मुजफ्फरनगर गए और कचौड़ी सब्जी नहीं खाई तो भैया फिर तो क्या ही खाया आपने। सच में ये मुजफ्फरनगर का एक पसंदीदा स्ट्रीट फूड है, जिसमें आटे से बने डीप फ्राइड पकौड़े होते हैं और मसालेदार दाल या आलू के मिश्रण से भरे होते हैं, जो हर नेवाले के साथ स्वाद का तड़का लगाते जाते हैं। तीखी और सुगंधित आलू की कड़ी मतलब सब्जी, उसके साथ इसको परोसा जाता है। ये स्वादिष्ट नाश्ता किसी शाही नाश्ते से कम नहीं होता भाई। दोस्तों, आपको मुजफ्फरनगर की कौन सी चीज या जगह बहुत ही खास लगी, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे इसकी खूबसूरती का बाकी लोग भी लुत्फ उठा सकें। साइड में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बाकी चैनल तो सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा। देखने के लिए शुक्रिया।